गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने बात करी थी राजनीतिक दर्शन की, राजनीतिक दर्शन या पॉलिटिकल फिलोसफी की, और उसी श्रृंखला में आज अपन बात करेंगे राजनीतिक चिंतन की या पॉलिटिकल थॉट की। राजनीतिक चिंतन या पॉलिटिकल थॉट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि राजनीतिक ये जो दर्शन है ये क्या है और राजनीतिक चिंतन क्या है। दर्शन राज्य के किसी भी पक्ष पे बात कर सकता है, लेकिन उसका जो पक्ष है वो का ओरिजिन क्या है, उसके ओरिजिन का सत्य क्या है, इस पे बात करता है दर्शन, यानी कि ट्रुथ, रियल ट्रुथ की बात करता है। और चिंतन, राजनीतिक चिंतन एक अलग स्ट्रीम है जो राज्य के बारे में बात करती है। तो अपन यहाँ पे बात करें कि राजनीतिक चिंतन, और यहाँ पे बात करते हैं चिंतन सबसे पहले कि चिंतन क्या है या थॉट क्या है। तो थॉट का मतलब है कि एक मस्तिष्क की क्रिया है, माइंड की प्रोसेस है, मानसिक क्रिया है। और राजनीतिक चिंतन कब होता है, यानी यहाँ पे अगर अपन बात करें कि राजनीतिक चिंतन किस चिंतन को या किस थॉट को अपन राजनीतिक चिंतन कहेंगे, और या चिंतन किस प्रकार से पैदा होता है, चिंतन किस प्रकार से बनता है, या चिंतन किस प्रकार से क्रिएट होता है। तो मानव का एक स्वाभाविक गुण है, उसके माइंड की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के आधार पे और इंद्रियों के अनुभव के आधार पे, यानी जो अपनी इंद्रियां हैं 5, उन इंद्रियों के अनुभव या सेंसेशन लेता है, उद्दीपन लेता है, उसी सेंसेशन के आधार पे उसका माइंड उस डाटा जो उसके पास पहले से कलेक्ट हैं, जो अनुभव से उसने प्राप्त किया है, जो ज्ञान, उस ज्ञान के आधार पे वो किसी भी बिंदु पे, किसी भी एस्पेक्ट पे अपने विचार प्रकट करता है या उस पे सोचता है, मनन करता है। और एक प्रोसेस जिस दिशा में, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, किसी भी एस्पेक्ट पे जब उसका प्रोसेस चलता है एक दिशा में, जब वो प्रोसेस चलता है, उसी प्रोसेस को अपन कहते हैं चिंतन। यानी चिंतन जो है वो माइंड का एक क्रिया है, और माइंड किस प्रकार से उस चिंतन का प्रोसेस को स्टार्ट करता है, वो अपनी इंद्रियों के जो भी अनुभव हैं, ये अनुभव लेता है या उनको अनुभव को प्राप्त करता है, और जो संचित ज्ञान है उसके आधार पे वो एक प्रोसेस शुरू करता है। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं थॉट या चिंतन। लेकिन कोई भी चिंतन कब राजनीतिक चिंतन बनता है, यानी कोई भी चिंतन जब राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, लेकिन अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक चिंतन। तो राजनीतिक चिंतन कब होता है, कोई भी चिंतन, राजनीतिक चिंतन कब होता है, जब अपन किस पे बात करते हैं, राज्य पे। यानी वह चिंतन या वह विचार या वह थॉट जो सिर्फ और सिर्फ किससे संबंधित हो, राज्य से संबंधित हो, उस विचार किस प्रकार का है, राजनीतिक चिंतन है। अब यहाँ पे राज्य क्या है, एक अमूर्त संस्था है, राज्य दिखाई नहीं देता, और सरकार जो है उसकी क्या है, एक मूर्त संस्था है। यहाँ पे राज्य को अपन कह सकते हैं कि राज्य में 4 अंग हैं, और 4 अंगों में उसका क्षेत्रफल है, उसकी जनसंख्या है, उसकी सरकार है और उसकी संप्रभुता है। यहाँ उसकी जनसंख्या को देखा जा सकता है, उसके क्षेत्रफल को देखा जा सकता है, उसकी सरकार के घटकों को देखा जा सकता है। यानी सरकार के अपन 3 घटक मान सकते हैं, उसकी व्यवस्थापिका, उसकी कार्यपालिका और उसकी न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, उसकी कार्यपालिका और उसकी न्यायपालिका, यानी सरकार के 3 घटक हैं। उन घटकों के कार्यों को अपन देख सकते हैं अच्छे से कि किस प्रकार से वो घटक काम कर रहे हैं। उसमें सरकार के अंदर पुलिस है, उसका सेना है, ये सारे के सारे पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, सरकार में। यानी सरकार डायरेक्ट नहीं दिखाई देगी, लेकिन सरकार के जो व्यक्ति हैं उनकी कार्यप्रणाली को देख सकते हैं और सरकार के घटकों को देख सकते हैं। तो राज्य के ऊपर जो भी चिंतन है, यानी जो राज्य के ऊपर जो भी मनन करता है, जो भी प्रोसेस चलाता है, वो जिस दिशा में जो राज्य से रिलेटेड है, वो सारा का सारा किस प्रकार का चिंतन है, राजनीतिक चिंतन है। और इसको अपन अच्छे से समझने के लिए एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी C.L. वेपर ने। C.L. वेपर राजनीति विज्ञान के एक विद्वान थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट, इस पुस्तक में उन्होंने 5 विशेषताएं बताई, यानी 5 बिंदु बताए जिस पे विचार करना ही क्या है, राजनीतिक विचार है।
उनमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि राज्य की उत्पत्ति। सबसे पहले अपन यहाँ पे राजनीतिक चिंतन में बात करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति दैवीय है या राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से है या राज्य की उत्पत्ति यानी विकास से हुई है या राज्य की उत्पत्ति का और दूसरा कोई कारण है। यानी 5 राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यानी कृत्रिम है या देवताओं के द्वारा है या सामाजिक समझौते का परिणाम है या विकास का परिणाम है। आप किसी भी सिद्धांत से सहमत हो सकते हैं और किसी भी सिद्धांत से असहमत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब सहमत या असहमत पे विचार करना या सहमत और असहमत पे विचार प्रकट करना ही किस प्रकार का विचार है, राजनीतिक चिंतन है, राजनीतिक विचार है। दूसरा उन्होंने कहा कि राज्य की संरचना, यानी राज्य का जो स्ट्रक्चर है, यानी किसी भी बच्चे को देख करके अपन उसके स्ट्रक्चर को देख करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा किसी पशु का है या पक्षी का है। उसी प्रकार अपन राज्य के स्ट्रक्चर को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य किस प्रकार का है। यहाँ पे अरस्तु ने राज्यों का जो क्लासिफिकेशन किया या राज्य का जो वर्गीकरण किया, उसमें वो मानता है कि राज्य राजतंत्र है ना, या राज्य अधिनायक तंत्र है, या राज्य कुलीन तंत्र है, या राज्य धनिक तंत्र है, या राज्य पॉलिटी है, या राज्य भीड़ तंत्र है। यानी राज्य का स्ट्रक्चर क्या है, उसी किसी भी स्ट्रक्चर पे बात करना, उसी किसी भी स्ट्रक्चर पे चिंतन करना, किसी भी स्ट्रक्चर पे सोचना, ये क्या है, पॉलिटिकल थॉट है। उसके बाद उन्होंने कहा नेचर या प्रकृति। यहाँ पे बात कर सकते हैं नेचर, यानी मनुष्य का भी अलग अलग नेचर है, उसी प्रकार राज्य का भी अलग अलग नेचर है। यानी किसी व्यक्ति का स्वभाव शांत हो सकता है, किसी व्यक्ति का स्वभाव झगड़ालू हो सकता है, कोई बुद्धिमान हो सकता है, कोई कम बुद्धि वाला भी हो सकता है या मंदबुद्धि हो सकता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो नेचर भिन्न है। उसी प्रकार राज्य का नेचर भी क्या है, अलग अलग है। यानी जो यहाँ पे राज्य है वो दैवीय है या राज्य कृत्रिम है या राज्य का ये अपन कह सकते हैं कि उसका ये ऑर्गेनिक रूप मान सकते हैं, ये आंगिक है। यहाँ 3 प्रकार बताए हैं, दैवीय है, कृत्रिम है, यह सावेवी सिद्धांत के भी समर्थक हैं। राज्य की प्रकृति के शरीर के जिस प्रकार के अंग हैं, उन्हीं अंगों से मिलकर के व्यक्ति बनता है, और ये राज्य के इस प्रकार के जो अंग हैं उन्हीं से मिलकर राज्य बना है। तो उसका जो सावेव सिद्धांत है या राज्य यानी राज्य की जो प्रकृति है वो सावेव है या शरीर की तरह उसका मतलब कोऑर्डिनेशन करता है, वो इस प्रकार की नेचर है राज्य की। उसके बाद वो बात करता है प्रकृति की बात होगी, संरचना की बात होगी, और यहाँ पे राज्य की उत्पत्ति की, कि राज्य के कार्य, यहाँ पे राज्य के कार्य, राज्य के कार्यों पे बात करना। कुछ विचारकों का ये मानना है कि राज्य को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और कुछ विचारकों का ये मानना है कि राज्य को अधिकतम कार्य करने चाहिए। कुछ विचारक जो हैं वो कह रहे हैं कि राज्य को कुछ कार्य करने चाहिए जिससे समाज के शोषित, पिछड़े या कमज़ोर लोगों का भला हो सके, यानी कि राज्य को कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पे राज्य के ऊपर राज्य को कौन से कार्य करने चाहिए, राज्य को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस पे किसी भी बिंदु पे बात करना ही क्या है, राजनीतिक चिंतन है। नंबर 5 उन्होंने बताया कि राज्य और व्यक्ति के बीच में किस प्रकार का संबंध है। यानी यहाँ पे जो व्यक्ति है वो किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता का, अधिकारों का, कर्तव्यों का, और राज्य किसका प्रतीक है, शक्ति का। यानी शक्ति और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, यानी शक्ति और व्यक्ति के बीच में किस प्रकार का, यानी राज्य के पास किस प्रकार कितनी शक्ति होनी चाहिए और व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकारों को राज्य कब प्रतिबंधित कर सकता है, कितनी स्वतंत्रताएं उसको मिले और राज्य को कितनी शक्ति मिले। इन दोनों के बीच में जो संतुलन है, जो समन्वय है, वो स्थापित करना और उस पर बात करना, यानी उस पर बात करना या उस पर सोचना, उस पर मनन करना क्या है, राजनीतिक चिंतन है। और इसी से जुड़ी हुई जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है राजनीतिक सिद्धांत। यहाँ पे राजनीतिक दर्शन किसकी बात करता है, राज्य के किसी भी पक्ष पे बात कर सकता है, लेकिन राज्य के जो पक्ष है वो किस प्रकार को सत्य क्या है। और ये जो दर्शन है ये बात करता है, इसमें सीएल वेपर की जो 5 बातें बताई। और राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक जो सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्या है। और यहाँ पे 2 चीज़ें हैं
इस अवधारणा में एक सिद्धांत है और दूसरी राजनीति है। सिद्धांत किसे कहते हैं और राजनीति किसे कहते हैं? जैसे इसका जो राजनीतिक दर्शन का जो अपन ने CL पेपर का जो 5वां बिंदु पढ़ा या 5वें बिंदु पे जो बात करी कि राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध किस प्रकार का है। राज्य किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। और व्यक्ति किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। यानी स्वतंत्रता व्यक्ति को ज़्यादा मिलनी चाहिए या व्यक्ति को कम मिलनी चाहिए। फ्रीडम की बात करता है, कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राजनीतिक और सिद्धांत में अपन बात कर सकते हैं थ्योरी किसे कहते हैं। यानी थ्योरी यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से बना है। थ्योरिया है ना, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा। थ्योरी जो है वो ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के शब्द किससे बना है? थ्योरिया से। और जिसका मीनिंग या जिसका अर्थ होता है एक सुकेंद्रित मनन या सुकेंद्रित चिंतन। यानी एक व्यवस्थित तरीके से सुकेंद्रित तरीके से मनन करना ही क्या है? सिद्धांत है। ग्रीक भाषा का शब्द है थ्योरिया और थ्योरिया से बना है ये सिद्धांत थ्योरी। और इसका जो थ्योरिया है इसका मतलब होता है किसी भी एक सुकेंद्रित तरीके से चिंतन करना या मनन करना। अब ये राजनीतिक को भी अपन डिफाइन करें तो राजनीति जो है उसका पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स किससे बना है? पोलिस से। यूनानी भाषा के जो शब्द है पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य। नगर राज्य यानी नगर राज्यों पे बात करना, यानी राज्य है उस पे बात करना ही क्या है? राजनीति है। यानी राज्य जहाँ पे राज्य से रिलेटेड जो भी बात करते हैं अपन, और उसमें दो धाराएं हैं, एक प्राचीन धारा है और एक आधुनिक धारा है। प्राचीन धारा का जो जनक था वो अरस्तु को माना जाता है। यानी जो अरस्तु था उसका राज्य के संबंध में सीमित दृष्टिकोण था। वो कहता है कि राज्य की घटनाएं, राज्य की घटनाओं की प्रक्रिया और व्यवस्थाओं पे बात करता था। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो कह रहा है कि राज्य, सरकार या प्रक्रिया और व्यवस्था यानी सिस्टम की बात करता है। ये दो धाराएं हैं राजनीति में, और इस दो धाराओं में अपन आज जो प्रासंग है जिसमें सरकार भी है, राज्य भी है, प्रक्रिया भी है और व्यवस्था भी है, और ये दोनों जिस चीज़ें मिल जाती हैं राजनीतिक सिद्धांत, तो सुकेंद्रित हो और किस पे हो? राज्य पे हो। यानी राजनीति पे सुकेंद्रित अध्ययन करना ही किस प्रकार का सिद्धांत है? राजनीतिक सिद्धांत। और अगर इसको परिभाषा के रूप में देखें तो सामान्यीकरणों का वह समुच्चय जो वर्णन, वर्गीकरण, व्याख्या और पुष्टि के बाद प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे इसमें 4 या 5 बिंदु हैं जो वर्णन, वर्गीकरण, व्याख्या और पुष्टि। अगर ये 4 चरणों से होकर के कोई भी प्रोसेस गुजरता है कोई भी, तो वर्णन सबसे पहले, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी एनालिसिस करना और उसके बाद में उसका सही है गलत है इसकी पुष्टि करना, किसका निर्माण होता है? सिद्धांत का। और जब वह किससे रिलेटेड हो? राजनीति से, तो क्या बन गया? राजनीतिक सिद्धांत। और सिद्धांत राजनीतिक है या राज्य में जब संविधान बनाया जाता है तो संविधान का भी क्या काम रहता है कि वह राज्य को और व्यक्ति, यानी राज्य और व्यक्ति, एक तरफ राज्य है, राज्य की आवश्यकता किस लिए पड़ी? कि व्यक्ति अच्छे से अपना जीवन यापन करे। जीवन, एक तो जीवन है, फिलोसफी किसकी बात करती है? गुड लाइफ की। वो कहता है जीवन क्या हो? अच्छा हो। एक तो जीवन हो और एक अच्छा जीवन हो। फिलोसफी बात करती है गुड लाइफ की और ये राजनीति करती है सिर्फ लाइफ की। यानी एक व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से अच्छा जीवन व्यतीत करे, किस प्रकार से अच्छा जीवन जिए, ये अपेक्षा करती है। इसलिए अपन राज्य का निर्माण किया, राज्य को बनाया और राज्य में संविधान लागू किया। और संविधान क्या करता है? वो राज्य में और व्यक्ति के बीच में क्या स्थापित करता है? संतुलन। यानी राज्य को कितनी शक्ति मिलनी चाहिए और व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इन दोनों के बीच में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना ही किसका काम है? संविधान का। तो अपन राजनीतिक सिद्धांत में जो बात कर रहे थे कि जो सिद्धांत है राजनीति विज्ञान के अंदर, वो 4 या 5 मोटे मोटे सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो अपन एक तरफ तो वो राजनीति विज्ञान के वो सिद्धांत हैं जो राज्य को बिल्कुल भी अधिकार नहीं देते हैं, राज्य को एक्सट्रीम शक्ति देते हैं। एक छोर पे वो बैठे हुए हैं और दूसरे छोर पे वो सिद्धांत बैठे हुए हैं जो राज्य को एब्सोल्यूट या अनियंत्रित या असीमित पावर्स देते हैं। यहाँ पे एक बॉर्डर पे बैठा अराजकतावादी है ना, और दूसरे बॉर्डर पे बैठा हुआ अधिनायकवादी। अधिनायकवादी जो है
वो क्या कर रहे हैं, राज्य को असीमित अधिकार देते, असीमित शक्ति देते हैं, और ये व्यक्ति को असीमित शक्ति देते हैं। यानी व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और यहाँ पे राज्य को असीमित शक्ति मिलनी चाहिए। यहाँ स्वतंत्रता व्यक्ति की है और यहाँ पे राज्य की है। इनमें थोड़ा सा अगर अपन थोड़ा सा लिबरल करें तो व्यक्तिवादी सिद्धांत है ना, उदारवादी सिद्धांत, या उसके बाद अपन कर सकते हैं आदर्शवादी सिद्धांत, आदर्शवादी और साम्यवादी सिद्धांत, और अधिनायकवाद में नाजीवाद और फांसीवाद। ये दोनों विचारधाराएं अधिनायकवादी विचारधाराएं हैं, सर्वाधिकारवादी विचारधाराएं हैं, सर्वाधिकारवादी सिद्धांत हैं जो राज्य को अधिकतम शक्ति देती हैं और व्यक्ति को राज्य के ऊपर बलिदान हो जाना चाहिए। तो सिद्धांत निर्माण की आवश्यकता क्यों है, कोई भी सिद्धांत का निर्माण क्यों किया जाए? सिद्धांत निर्माण की आवश्यकता इसलिए है कि राजनीति में कोई भी सिद्धांत बनाया जाता है तो व्यक्ति के बीच और राज्य के बीच क्या स्थापित करता है, संतुलन। तो अपन ने अध्ययन किया राजनीतिक दर्शन का, राजनीतिक चिंतन का और राजनीतिक सिद्धांत का, और नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी, जो वीडियो अपन बनाएंगे, उसमें मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इनको अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट में अपन राजनीतिक विचारधारा पे बात करेंगे। थैंक यू।